हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए देखते हैं। देखिए, अब जो है ऐतिहासिक ग्रंथों की बात आती है, उसमें हमारे हैं, देखिए, पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। बन गया हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का कि रचयिता कौन है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। और जो हमारे पुराण है उनकी संख्या है 18। कितनी है उनकी संख्या? 18। लेकिन सिर्फ 5 ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो कौन से हैं देख लीजिए यहाँ से। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण, इन्हीं में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब यह है कि हम इसको याद कैसे करें। तो इन पुराणों के नाम का पहला अक्षर आपको याद रखना है। मत्स्य का M, वायु का V, विष्णु का भी V और ब्राह्मण का B और भागवत का भी BH। तो ये भागवत हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है कि सिर्फ 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसे आपको याद रखना है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो पुराणों की भाषा थी वो किस प्रकार की थी। तो अधिकतर पुराण हमारे सरल संस्कृत श्लोक भाषा में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इनको पढ़ सकते थे, पुराणों को पढ़ सकते थे और सुन भी सकते थे। कि वो जो पुजारी था वो मंदिरों में इसका पाठ किया करते थे, तो वहाँ से सुन सकते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में मिलती है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति है वो कहाँ से मिलती है? मैत्रेयनी संहिता में। उसमें क्या कहा गया है? स्त्री को जुए तथा शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। जैसे कि जुआ और शराब पुरुष के लिए बेकार है, वैसे ही स्त्री भी बेकार है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो इसमें हमें क्या है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। अभी मैंने शुरुआत में बात बताई थी कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का। और चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति युग के विषय में जानकारी देती है, गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। तो हमें याद रहना चाहिए कि मत्स्य पुराण है, उससे किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। और नारद स्मृति से गुप्त युग की जानकारी मिलती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। क्योंकि हमें सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जैन का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है कि महावीर स्वामी थे, उनके अपने समकालिकों के साथ कैसे संबंध थे उसका विवरण मिलता है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त माने जाते हैं और चाणक्य भी माने जाते हैं। उसमें क्या क्या मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, हमें मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। तो कल्हण के द्वारा जो लिखी गई थी, वो जो लिखा गया था पुस्तक, उसका नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास, यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें किससे पता चलता है? राजतरंगिणी। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा से मिलता है, जिसके लेखक है अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता, वैसे तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और किससे पता चलता है शुंगों के इतिहास का? मनुस्मृति से।
तो आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खोलो, बहुत बड़ी हो गई ना ये तो। कितनी बड़ी हो गई? कितने मिनट की बनी है?